Hello friends, this is You to Study channel and I am Harleen Bhardwaj back with a new video. It's part 3 of Assistant Secretary. Bilingual होगा हिंदी प्लस इंग्लिश और हमारे कुछ टॉपिक छूट गए थे. आई होप आपने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुका होगा असिस्टेंट सेक्रेटरी का. उसी के बाद ये बातें आगे समझ में आएंगी. अगर नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी, ऊपर कार्ड्स भी दे दूंगी और नीचे प्रोवाइड भी करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में कि ये उसके लिंक हैं. ओके, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. सब्सक्राइब करने के अलावा एक और काम है कि वहां पर वो जो बेल आइकन बना हुआ है ना, उस पर जरूर क्लिक कर देना और उस पर क्लिक करते ही वो ऐसा हो जाएगा. ठीक है, इसका मतलब मैं जो भी नई वीडियो डाल रही हूँ उसका आपके पास ना नोटिफिकेशन आ जाएगा. इसके बाद मैं फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर्स की भी डालने वाली हूँ और इंटरव्यू स्पेशल भी, जो कि जिसपे बहुत दिनों से काम भी चल रहा है, तो वो डालूंगी. प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट बहुत जरूरी है. मुझे कमेंट्स बहुत जरूरी. तो ठीक है, आप कमेंट करेंगे कि आपको कैसा लगा, कहाँ पे कमी लगी, क्या पार्ट अच्छा लगा और मैं क्या और कर सकती हूँ और किस पे वीडियो बनाऊं. तो विदाउट टाइम वेस्ट वी शुड स्टार्ट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ई खरीद. देखिए, एक तो ई नाम है और एक है ई खरीद. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो ई नाम है ना, वो तो है ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक तो नाम हो गया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में, उसके बारे में आगे बताऊंगी. जैसे इसके नीचे ही है ई खरीद जो है ना, वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने स्टार्ट की है. इट इज ये ई गवर्नेंस पे काम कर रही है. किस चीज के लिए काम कर रही है? फूड ग्रेन्स के लिए. मतलब प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फूड ग्रेन्स का, जैसे खरीदना और बेचना, ये जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है ना, ये ई खरीद में आएगा. ये कैसे ई खरीद में आएगा? देखिए, ऑनलाइन खरीद होगी. कैसे कि जैसे आप ना उसका जो स्टैंडर्ड है, आपकी जो ग्रेन्स का स्टैंडर्ड है, उसकी जो क्वालिटी, उसकी जो क्वांटिटी, आप उसको मेजर कर लेंगे और ना आप ना ऑनलाइन चेक करेंगे लाइव कि ना कौन सी मंडी में क्या कहाँ पे कितना दाम चल रहा है. अगर आपको पता लग जाएगा तो उसके बाद आप ना वहां पे जाके बेच सकते हो. अब तक और ये ना किस चीज में आया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में. मतलब बिजनेस करना आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमारी भारत सरकार ने बोला ही है कि पंचायत में बहुत जल्दी हर पंचायत में को हम इंटरनेट से जोड़ देंगे, तो वहां पे बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी किसान भाइयों को. तो ये उसमें से है. देखिए, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में हेल्प करेगा ई खरीद. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में करेगा. रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देगा. अगर अभी 25 रुपए किलो आलू है और कल रात को ही अगर वो 20 रुपए किलो था, तो वो कल 20 दिखाएगा और वो अभी 25 दिखाएगा. समझ रहे हैं? और ना फार्मर्स को टाइमली पेमेंट होगी. कैसे? जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, या तो मिलने के बाद या मिलने से पहले, सामान मिलने से पहले आप पेमेंट कर देते हो, तो ऐसे ही जो किसान है उनको इतनी सहायता मिलेगी कि उनको पैसा जल्दी मिल जाएगा उनकी कमाई का. ठीक है, तो इसमें जो बिचौलिए हैं उनका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले आके बताते थे कि ये इतना है, ये इतना दाम चल रहा है, लेकिन तो ऐसा हो जाएगा. अब तक 2.5 लाख किसान इसमें रजिस्टर कर चुके हैं खुद को. इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला में. लिखा हुआ बहुत कम है, बता बहुत ज्यादा रही हूँ. प्लीज कॉपी एंड पेन उठा लीजिए. और अब तक अड़हातिया जो ट्रेडर्स होते हैं ना, रजिस्टर्ड ट्रेडर्स होते हैं, वो अब तक 25,000 इसमें खुद को रजिस्टर कर चुके हैं. साथ में क्या बता दो, एक टोल फ्री नंबर लाइन है, उसका जो इनके लिए स्पेशली टोल फ्री निकाला गया है, तो ये है 1800 180 20 और 60. ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत है किसान भाइयों को और ई खरीद से रिलेटेड कुछ भी जानना है, तो ये उनका टोल फ्री नंबर है. इस पे जाकर पूछ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ किसान मित्र की. तो ये जो किसान मित्र है ना, ये पहली किसान मंडी है जो कि पंचकुला में बनाई गई है. इसका मेन पर्पस है नो मिडलमैन. देखिए, ई खरीद में अड़ातिया बीच में, क्योंकि उसको ज्यादा मतलब वो लोगों को बताएगा ना कि इन्होंने इतना अच्छा क्वालिटी करी, इन्होंने इतनी अच्छी की, या फिर वो बताएगा कि आपको ऐसे यूज करना है ई खरीद को. लेकिन ये जो किसान मित्र है ना, ये फर्स्ट किसान मंडी है ऐसी जो कि जिसमें कोई भी मिडलमैन काम नहीं करेगा. इसका जो हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में स्थित है और इसका जो मेन पर्पस है वो है फार्मर टू पब्लिक. डायरेक्ट जो आपकी आय है वो फार्मर से कहाँ जाएगी? पब्लिक पे जाएगी. और ना इसमें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है. कोल्ड स्टोरेज बहुत जरूरी होता है ना, जैसे आलूओं को रखने के लिए तो बहुत ज्यादा. उसके बाद वेइंग मशीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, मतलब दी नहीं जा रही है वहां पे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो सामान है उसको नाप सकते हैं. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ई नाम का जो फुल फॉर्म है, ई से इलेक्ट्रॉनिक हो गया और नाम से हो गया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. और याद रखिए, ई खरीद इज द ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, बट ई नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इज ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये फर्क है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
पूरे के पूरे भारत में कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए जो स्कीम शुरू की, ये एक वर्चुअल मार्केट है। वर्चुअल का मतलब क्या था, जिसको हम छू नहीं सकते। इट इज जिसे जो टेंजिबल चीज नहीं है, ये इनटेंजिबल है, इसको हम छू नहीं सकते। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की है और पहले ही साल जो एक्सीलेंस अवार्ड मिला है ई नाम के लिए, वो गया है सोलन जो कि हिमाचल प्रदेश में, और निजामाबाद जो कि तेलंगाना में है। बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बन गए। ई नाम ना लैंग्वेजेस में भी आ गया, क्योंकि देखिए पढ़े लिखे, मतलब इतनी ज्यादा पढ़ाई अभी हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी नहीं है, तो उनके लिए लैंग्वेज भी सेट की गई है। फिलहाल मराठी, बंगाली, तेलुगु एंड गुजराती, ये 4 लैंग्वेज ई नाम में आ गई है। डेली जुड़ती जाती है। जब तक मेरा लास्ट मैंने बनाया है, ये जो मैंने रेडी किया है प्रॉपर वेबसाइट से, तब तक इसमें जो ये जो 4 लैंग्वेज थी ये तब तक हुई थी। ओके हमारे पूरे भारत में मतलब देखिए ये पायलट बेसिस पे शुरू होता है। कभी भी हमारे यहाँ की कोई भी स्कीम आती है ना, तो वो हम पायलट बेसिस पे शुरू करते हैं। क्यों? ताकि हमें पता लग जाए इतना खर्चा हो रहा है, इतना नहीं, और लोग उसे पसंद कर रहे हैं नहीं। तो फिलहाल शुरुआत तो बहुत कम स्टेट से हुई थी, अब जो है वो 13 स्टेट में जा चुके हैं, और इसकी जो 455 मंडियां हो चुकी है, और ये सारी लाइव है। देखिए ई नाम तो लाइव ही होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज। अब आप यूट्यूब पे बैठे हो तो आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन एक यूट्यूब पे लाइव कॉन्फ्रेंस भी होती है कि आप लाइव आप किसी से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो ई नाम है ये लाइव है टोटली। और ये किस चीज के पर्पस को पूरा कर रहा है, जो कि हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं श्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बोला है, उनका जो एक एम है 2022 तक डबलिंग फार्मर्स इनकम, फार्मर की जो आज इनकम है वो 2022 तक उसको डबल कर देना चाहते हैं। तो ये उसका मेन पर्पस है। ये एक नेशनल मार्केट जो होगी यूनिफाइड होगी, मतलब एक ही नेशनल मार्केट होगी, ठीक है। इसमें बाय और सेलिंग में ऑफर्स आएंगे। कैसे ऑफर आएंगे? जैसे कि ना मैंने पहले ही बताया था ई नाम, लेकिन मैं एक बार और बता रही हूँ कि मान लो कि कोई सोनीपत का है, उसको ना यहाँ की जितनी भी मंडियां लगती है ना, उसको पसंद नहीं आया यहाँ का दाम, लेकिन उसको तभी पता लगा कि अच्छा जी पटियाला की मंडी में ना ये भाव चल रहा है, तो वो बोलेगा भैया मैं यहाँ क्यों बेचूं। वो पहले निकालेगा कॉस्ट आने जाने की कि मेरा ट्रैक्टर कितने का पड़ेगा या ट्रक कितने का पड़ेगा, और अगर उसको ऐसा दिखता है कि मुझे वहां ज्यादा फायदा या मेरे को वहां पे, तो वो कहीं भी बेच सकता है। वो एनी मंडीज सेल ऑल ओवर इंडिया, आप पूरे भारत में कहीं पे भी अपना सामान बेच सकते हैं। ऑनलाइन होगा, सबको ट्रांजैक्शन भी कैशलेस होगा, तो ये बहुत अच्छा है। देखिए इसका जो मेन जो बात है ना, 61 कॉमोडिटीज इसके अंदर आई है। कितनी आई है? 61 चीजों पर अब तक इनाम चालू हो चुका है। उसमें फूड ग्रेन है, चना है, ब्लैक ग्राम है, ग्रेन्स है, गेहूं चावल, ये सब उसके अंदर है। और क्या है, इसने क्वालिटी स्टैंडर्ड के पैरामीटर सेट कर रखे हैं कि ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो इतने दाम का होगा, ये क्वालिटी होगी तो वो उतने दाम का। क्योंकि कुछ बासमती चावल होते हैं, आपने देखा नहीं होगा, लेकिन ब्लैक कलर के भी चावल होते हैं और वो बड़े महंगे होते हैं। तो सफेद कलर के और ब्लैक कलर के, तो मतलब उसके हिसाब से कि अगर आपने काले चावल उगाए तो उसका ये दाम होगा, उसका ये दाम होगा। तो और एक क्या है, मार्केट फीस जो है ना वो सिंगल पॉइंट लेवी होगी। मतलब क्या, एक ही बार में आप मार्केट फी पे कर दोगे। ये नहीं कि अभी दूसरे को बेच रहे हैं तो दूसरी मार्केट फी पे करूंगा, अभी इसको बेच रहे हैं तो ये मार्केट फी पे करूंगा, नहीं, एक ही बार पे करने की जरूरत है। और ये जो SFAC लिखा हुआ है, इसकी जो फुल फॉर्म बनती है वो बनती है स्मॉल फार्मर्स, S से स्मॉल, F से फार्मर्स, ए से एग्री बिजनेस, और ये कंजोर्टियम C से। तो ये मैं बता देती हूँ ये क्या है। जो छोटे छोटे किसान है ना, अगर वो एग्रीकल्चर को बिजनेस के साथ जोड़ना चाहते हैं तो ये एक कंजोर्टियम, एक ग्रुप शुरू किया गया है एज द लीड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ये उन लोगों को लिंक करवाएगा। ओके नेक्स्ट, जो हरियाणा में अब तक की कितनी मंडियां इंक्लूड हो चुकी हैं वो है 54, और अगर चंडीगढ़ को भी ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी 1। कितना हो जाएगी? 1। ओके अब अगला क्या है कि हमारी जो मंडियां हैं, अंबाला और शाहाबाद की जो मंडियां हैं वो 1 जून 2016 को शुरू हो गई थी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देंगे कि शाहाबाद मंडी कहाँ स्थित है। समझ में आया सवाल? पॉज करके चाहे अभी दे दीजिएगा, पर प्लीज मुझे इसके आंसर्स चाहिए। शाहाबाद की मंडी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? नेक्स्ट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑक्शन ऑफ शॉप्स। देखिए कोई मंडी खुल गई, मार्केट खुल गई, मार्केट कमेटी बनेगी। अब मार्केट कमेटी जो शॉप है, जो वहाँ पे जैसे मान लो चाय पीने की शॉप होगी, पकोड़े खाने की शॉप होगी, या फिर हर चीज़ की अवेलेबिलिटी, भाई यहाँ पे नापा तोला जा रहा है, यहाँ पे इस शॉप में कोई कागजात तैयार करवाए जा रहे हैं, तो ऑक्शंस होता है शॉप का, मतलब बोली लगाई जाती है। तो सबसे पहली बात, अगर वो पुरानी मंडी है, ओल्ड मंडी है, तो उसमें जो पुराने लाइसेंसी होंगे ना, जिनके पास ऑलरेडी शॉप्स है, तो उनको प्रेफरेंस दे दी जाएगी, क्योंकि वो एलिजिबल भी होंगे, उन्होंने अच्छा काम कर रखा होगा, तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। इसकी ना पब्लिसिटी भी होती है। कैसे? हमेशा अखबार में आप ध्यान दीजिएगा,
नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट जरूर आएगा जब शॉप्स का ऑक्शन होता है ना, क्योंकि फिर ऐसे बोल देंगे ना कि भाई ये तो भाई भतीजावाद कर रहे हैं, इस मतलब मान लो किसी नेता का साला है, उसको शॉप्स को सबको दे दिया, हमें पता भी नहीं लगा। तो पब्लिसिटी इज अ नेसेसिटी फॉर द ऑक्शन ऑफ शॉप्स। समझ में आ गया आपको बात। एक रिजर्व प्राइस सेट किया जाता है कि शॉप मतलब इस रिजर्व प्राइस से शुरू होगी कि इतना प्राइस तो होगा ही है, मिनिमम ही मिनिमम, और जब ऑक्शन करते हैं तो वो बढ़ता रहता है। देखा होगा पिक्चरों में जो फोटोज खरीदते हैं, मतलब किसी की पोर्ट्रेट खरीदते हैं तो ऐसे एक बंदा हथौड़ा लेके खड़ा रहता है, हाँ जी 25 लाख से शुरू करते हैं, 25 लाख एक, तो ऐसे करके जो बोर्ड है ना हमारा, ये जो SAMB बोर्ड, ये इन्होंने सेट किया हुआ है रिजर्व प्राइस। तो हर पूरे ऑल ओवर हरियाणा में वो रिजर्व प्राइस चलेगा, उसके ऊपर फिर बोली लगनी शुरू हो जाएगी। अब ये दो चीजें पढ़ रहे हो आप, एक 25% लिखा हुआ है, एक 75% लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो 25% है ना, ये है कि जो अगर मान लो दुकान बिक गई, सोल्ड हो गई, ओपन ऑक्शन होता है तो सोल्ड हो गई, तो उसमें जो 25% होगा ना, प्लॉट का जो कॉस्ट है, आप प्लॉट देंगे, वो शॉप आप बनाओगे, ठीक है, तो जो प्लॉट का जो कॉस्ट है वो होगा 25% जो होगा ना उसका, वो आप तभी की तभी दे दोगे जब आपने ऑक्शन किया है। मतलब मान लो आपने क्या किया, 100 रुपए की आपकी दुकान, मतलब दुकान मिल गई आपको 100, तो 25 रुपए आपको तभी पे करने पड़ेंगे। हालांकि आप 100% भी पे कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आपको 25% उसी टाइम देना पड़ेगा, और बाकी 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर नहीं, आपको ना बाकी क्या करना पड़ेगा, 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हाफ ईयरली बेसिस पे, मतलब साल में 2 बार आपको इंस्टॉलमेंट भरनी होगी। बाकी के जो 75% पैसा बचा है वो सेट कर देंगे कि अच्छा आपकी इंस्टॉलमेंट इतनी बनती है, 100 रुपए की खरीदी है तो वो इंस्टॉलमेंट बना देंगे उसकी। तो आपको ना मतलब हाफ ईयरली बेसिस पे 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पूरा का पूरा पैसा दे देना है। तो इसका मतलब 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट और हाफ ईयरली है, एक इंस्टॉलमेंट दोगे आप 6 महीने में। तो आप मुझे ये भी आंसर बताओ कि 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट जो है हाफ ईयरली बेसिस पे कब तक एक आदमी चुका देगा। ठीक है, मैथ्स का सवाल है, मैथ्स बहुत अच्छा आ रहा है, तो आप मुझे इसका जवाब भी देंगे। और इसके साथ साथ ना इन्हें 15% पर एनम इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप बाद में दे रहे हो पैसा, बाकी 75% तो आपको तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ये सब होता है ना, ये क्या है, बैंक से आप लोन लेते हो, तो ये उस तरीके से। तो आप 15% पर एनम का क्या है, इंस्टॉलमेंट के साथ ये आपका इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जिस दिन से डेट शुरू हो गई ना अलॉटमेंट की, चाहे आप ना अपनी शॉप ना 6 महीने के बाद शुरू कर रहे हो, आपने खरीद ली, लेकिन आप मतलब बोलोगे कि भैया मेरा मन नहीं है, मैं 6 महीने के बाद शुरू करूंगा, तो आपकी इंस्टॉलमेंट तब से नहीं गिनी जाएगी, तब से गिनी जाएगी जब आप शॉप के ऑनर बन चुके हो। समझ में आई बात। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लिंक रोड्स। एक्चुअली एक लड़के ने मुझसे पूछा भी था कि क्या ये जो रोड्स आ रहे हैं ये बनाए जाते हैं HSMB की जो कमेटी है उसके द्वारा। तो यस, ये बोर्ड जो है अपने लिए जो मतलब न्यू लिंक रोड्स भी बनाता है, और इनका अपना एक नेटवर्क है, वो कितने किलोमीटर का है, 9762 किलोमीटर का इनके अपने लिंक रोड हैं, जो फार्मर्स को फैसिलिटेट करते हैं, फार्मर्स के लिए बनाए गए हैं, ताकि वो अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सकें। समझ में आया। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये लोग भी काम करते हैं न्यू लिंक रोड्स बनाने में, कि अच्छा इस मंडी से वहां उसको जाने में आसानी रहेगी तो यहाँ से रोड बना दिया जाए। ओके, रोड्स के साथ साथ ये और भी क्या काम करते हैं, ये मतलब ग्रेन्स के लिए या फिर वेजिटेबल्स के लिए मार्केट सेटअप करते हैं, और उस मार्केट में जैसे लेवलिंग हो गया, इंटरनल रोड, जैसे आपकी कोई मंडी है आपके यहाँ की, तो उसके अंदर भी तो रोड बनाए होंगे ना, क्योंकि शॉप जैसे ऑक्शन कर रखी है, फिर कमेटी बना रखी, तो मतलब वहाँ पे भी पूरी रोड वोड बनाना होता है। तो ये सब भी काम इसी बोर्ड के अंदर आता है। जैसे कूलर रूम्स बनाने हैं, पार्किंग बनानी है, इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं, टॉयलेट बनाना है, किसान रेस्ट हाउस बनाना है, फायर फाइटिंग के लिए चीज़ें जो यूज़ में आएंगी उसको भी रेडी रखना है हर वक्त, और जो वेट करने के लिए जो ब्रिज बनाया जाता है, वेट देखिए, वेट ऐसे ही कहीं नहीं आपको रख देते हैं लोहे का वो चीज़ की उस पर, अच्छा उस पर रखो अपना जो भी तुम्हारा ग्रेन है और ऐसे नप जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए अपना एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है कि वहाँ पे वो वेइंग मशीन रखी जाएगी और उसके बाद चीज़ें आगे होंगी। अब मैं बता देती हूँ कि ये जो वर्क होगा ना, ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है, मतलब हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज होते हैं कि इस साल ये सारे के सारे काम, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर उसके पास अपने मजदूर होंगे, उसके पास ऐसा एक्सपीरियंस होगा, तो हर साल मतलब तो ये क्या होता है कि ये ना कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है हर चीज़ कि आपको ये करना है, ठीक है। और जो उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो भी इनलिस्टेड होने चाहिए। इनलिस्टेड मतलब अपने आप को उन्होंने रजिस्टर किया हुआ हो। रजिस्टर कैसे करते हैं, जैसे सर्कल ऑफिस जो है ना, वो कहाँ है, पंचकुला में है, करनाल में है, हिसार में है, गुड़गांव में और रोहतक में। याद हो गया।
पंचकुला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम और रोहतक, इन 4 जगह सर्कल ऑफिस बने हुए हैं। तो 100 रुपीज का एक प्रॉस्पेक्टस होगा अगर आपको वहां पे अपने आप को रजिस्टर करना है। और अगर 5 में करना है तो अलग अलग 100 रुपए का प्रॉस्पेक्टस खरीदना पड़ेगा और वहां पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्टर की बात की है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो अपने आप को ऐसे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनको काम देना है 5 लाख रुपए तक का, तो वो कौन सैंक्शन कर सकता है? हमारा इंजीनियर जो होगा ना सबसे नीचे लेवल पे, वो उसको सैंक्शन कर सकता है। अप टू 10 लाख होगा तो वहां पे जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है वो उसको अप्रूव कर सकता है। लेकिन 10 लाख से ऊपर का जितना भी काम होता है ना कंस्ट्रक्शन का, उसको सिर्फ और सिर्फ पंचकुला हेडक्वार्टर में बैठे हुए मिस्टर चीफ इंजीनियर ही उसको क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। उनके अलावा और कोई इस चीज को अप्रूव नहीं कर सकता। नाउ द पॉइंट कम, द मोस्ट वेटेड पॉइंट, जिसके बारे में बच्चे मुझे बहुत ज्यादा बोल रहे थे, तो दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इंटरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा है ये और पढ़ने में भी मजा आएगा। बहुत कम बातें लिख पाई हूँ, सॉरी। तो जितना बोलूंगी साफ बोल रही हूँ और जल्दी से जल्दी लिखते रहना। देखिए, सबसे पहली बात है कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी बात है फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, फॉर एग्जांपल कि कोई स्कूल खोल रहा है तो भाई 25% मेरा होगा, 35% तेरा होगा, मतलब हम दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी फॉर्म्स है ना, मैंने आपको उस दिन भी पिछली वीडियो मेरे पे एक एग्जांपल दिया था, जैसे डोमिनोज की तरह बहुत सारे लोग आजकल पिज्जा भी खोल रहे हैं। और ना क्या, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट किसानों के साथ ना साठगांठ कर लेते हैं कि आपको कहीं और बेचने की जरूरत नहीं है, आपका जो सामान है वो बस मैं ही खरीदूंगा। तो ऐसे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होगी ना वो भी कॉन्ट्रैक्ट में आ गई है कि अब कॉन्ट्रैक्टल फार्मिंग भी हो सकती है। जो प्रोड्यूसर होगा वो सामान प्रोड्यूस कर रहा है और जो स्पॉन्सर होगा वो स्पॉन्सर करता है। स्पॉन्सर क्या करता है, वो पहले ही मतलब वो क्या अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करना होगा उसको सेक्शन 8A के अंडर। किसी भी मार्केट कमेटी का जो सेक्रेटरी है ना उसके पास जाएगा और 8A का जो सेक्शन है उसके थ्रू अपने आप को रजिस्टर कर देगा कि मैं भैया स्पॉन्सर बनना चाहता हूँ। वो स्पॉन्सर एक आदमी भी हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक कंपनी हो सकती है, लोगों का समूह हो सकता है। समझ में आ गई? ऐसे प्रोड्यूसर भी एक आदमी हो सकता है, लोगों का समूह हो सकता है, पूरा गाँव हो सकता है। तो ये जो स्पॉन्सर और प्रोड्यूसर है इनके बीच में ये अलग अलग चलता है। अगर एक मार्केट में उसको खुद को रजिस्टर करना है तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा, सेक्रेटरी ऑफ दैट मार्केट। लेकिन अगर उसको एक से ज्यादा मार्केट में अपने आप को रजिस्टर करना है, क्योंकि वो चाहता है कि वो जगह जगह के किसानों से कुछ ना कुछ स्पॉन्सर करवाए, मतलब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड जो होता है ना, जो HACMB जो बोर्ड है उसका जो सेक्रेटरी है उसके पास जाके खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। आई होप इट्स गॉट क्लियर। अब स्पॉन्सर क्या करेगा, खुद को रजिस्टर करवाने के लिए 3 साल का उसका होगा, 3 साल तक मतलब फीस जो होगी, रजिस्ट्रेशन फीस होगी 3000। अगर अच्छा काम कर रहा है और दोबारा रिन्यू करवाना चाहता है अपना तो 2000 रुपए में उसकी रजिस्ट्रेशन फी में उसका क्या हो जाएगा, वो अपने आप वो दोबारा रजिस्टर हो जाएगा। अब बताती हूँ कि इनके बीच में मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये कैसे होता है और ये कैसे चलता है। ठीक है, तो जो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो मैंने बताई दी है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जो रिन्यूअल जो मैंने बताया ना 2000 रुपये फीस होती है, ये फॉर्म A के सेकंड पार्ट में आता है। और उसके लिए आपको सबसे पहले मतलब जो स्पॉन्सर है उसको बताना पड़े, एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट बतानी पड़ेगी कि भैया मैं ऐसे ऐसे काम करना चाहता हूँ और मुझे ऐसे ऐसे उनके खेत की ये चीज़ चाहिए। मान लो कोई परफ्यूम बनाना चाहता है तो वो बोलेगा कि मैं गुलाब का या सूरजमुखी का परफ्यूम बनाना चाहता हूँ और मुझे ये प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे लगे, इनका जो गुलाब है वो बेस्ट क्वालिटी का है, तो मुझे यहाँ पे रजिस्टर करना है, मैं इनके साथ करना चाहता हूँ। देखिए, आपस में अगर ये लोग बिना अपने आप को रजिस्टर किए आपस में कुछ भी करते हैं ना, कि भाई बोलते हैं कि तू मेरे लिए पैदा कर और मतलब मैं इसको लेके जाऊंगा, तो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसका जो ठेका वो HACMB तो बिल्कुल नहीं लेगा। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए, क्योंकि ना कभी कभी चीट कर जाते थे स्पॉन्सर्स। क्या बोलते थे स्टार्टिंग में, ठीक है मैं खरीद दूंगा, लेकिन प्रोड्यूसर से वो उगवा देते थे और पता है एंड में क्या बोलते थे, भाई तो क्वालिटी खराब है, तो जबरदस्ती बेचारे प्रोड्यूसर को या तो उसी को कम में बेचना पड़ता था या फिर मार्केट में जाता था, और ऐसी चीज कभी कभी हो जाती थी कि मार्केट में वो बिकी नहीं पाती थी। तो इसलिए ये जो रजिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो रूल आया वो सेक्रेटरी के अंदर ही आ गया कि भैया हम बोर्ड जो है ना हम ही इसको ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं। और कैसे क्या होगा, उस बंदे को अपना इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा, एक बैलेंस शीट देनी पड़ेगी लास्ट 2 ईयर्स की कि ऐसे ऐसे खर्चा हुआ, मैंने इतना अच्छा काम किया, और आने वाले प्रोजेक्ट का एक डिटेल देना पड़ेगा। अब मैं बताती हूँ, फॉर्म जो C1 होता है उसमें क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्पॉन्सर और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोड्यूसर के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। ये जो एग्रीमेंट होगा ये किसके सामने होगा, डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स के सामने। किसके सामने, एक डिस्ट्रिक्ट का जो मार्केटिंग जो कमेटी है उसके सारे ऑफिसर्स बैठे होंगे और उनके वहाँ पे जाके वो रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है सब। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो एग्रीड लिखा हुआ है ये है ना कि MSP क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
ये दोनों के दोनों मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे एग्री नहीं हो सकते। कि भाई अगर मान लो कि सूरजमुखी का फूल था 20 रुपए का पर MSP है 20 रुपए पर कली, लेकिन अगर ये बोलता है भाई मैं तेरे से कम 20,000 लूंगा और मेरे को 15 रुपए लगा दे, तो नो, इट इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हर चीज कागज पे होगी तो ये एग्रीड नहीं हो सकता। अगर 20 MSP है तो वो 20 कर सकता है, उससे ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन उससे कम नहीं करेगा, उससे कम नहीं कर सकता। ओके, जो खरीदार है ना उसको 15% एडवांस देना पड़ेगा टोटल प्राइस का। मान बताया ना 100 रुपए की, मान लो उसको 100 रुपए की चीज चाहिए तो 15 रुपए उसको पहले देने ही पड़ेंगे, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा एज पर एग्रीड रेट। अच्छा, जो अगर उसकी सेटिस्फैक्ट्री जो परफॉर्मेंस रही तो सिक्योरिटी जो होती है ना 30 दिन के अंदर अंदर वापस लौटा दी जाती है। ये जो 15% उनसे लिए ना, ये उनको 30 दिन के अंदर अंदर लौटा भी देंगे कि ये ठीक बंदा काम कर रहा है, ठीक कर रहा है। अब क्या करेंगे, अब मैं बताती हूँ कि किसको क्या क्या राइट्स मिल सकते हैं। जो बोर्ड या फिर कमेटी के जो ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि आप मान लो अभी असिस्टेंट सेक्रेटरी बन जाओगे, फिर सेक्रेटरी बन जाओगे, तो ऐसे बोर्ड में ऊपर ऊपर आपकी प्रमोशन होती रहेगी। तो क्या होगा, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, मतलब जांच पड़ताल कर सकते हो, आप सरप्राइज विजिट कर सकते हो उनको बिना बताए, आप मॉनिटर करोगे कि फार्मिंग प्रैक्टिस कैसी चल रही है। आप ये जो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप उस प्रोड्यूसर के खेत में जाके देख सकते हो कि ये उस क्वालिटी का उगा रहा है या नहीं उगा रहा है, और वही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या पता कुछ और दूसरा उगा रहा हो, किसी और चीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाया और कुछ और चीज माल बिक रहा हो। तो इन सब के लिए उसे एक चीज रिकॉर्ड करनी पड़ती है। वो ये सब रिकॉर्ड किस में होगा, किसान डायरी में। समझ में आ गया, किसान डायरी एक ऐसी चीज है जहाँ पे ये सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी। अच्छा, अब ना इन दोनों को अपना एनुअल अकाउंट्स भी देना पड़ता है। एनुअल अकाउंट्स मतलब सालाना अकाउंट, कि आपके कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ हुआ। तो 30 जून हर साल में 30 जून से पहले पहले ये अपना एनुअल अकाउंट उनके पास जमा करवा देंगे। अब आप देखो कि अगर मान लो झगड़ा अराइज हो गया कोई किसी भी बात पे, कि मैंने इसको बोला था कि इस किस्म का गेहूं उगाना, लेकिन ये तो इस किस्म का गेहूं उगाने लग गया, तो सबसे पहले आप जाओगे, एप्लीकेशन डाल दोगे, कोई भी, इधर इट इज प्रोड्यूसर और इधर इट इज स्पॉन्सर। तो आप सबसे पहले जोनल एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएंगे कि एप्लीकेशन डाल देंगे। 10 रुपए की कोर्ट फी का स्टैंप होगा, 10 रुपए का, याद रखिए 10 रुपए का। और जोनल एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो दोनों को अपनी बात कहने का मौका देगा, और 30 दिन के अंदर अंदर ये जो डिस्प्यूट है, ये जो लड़ाई है उन लोगों के बीच में, उसको सॉल्व कर देगा। कितने दिनों के बीच में, 30 दिनों के बीच में। लेकिन अगर वो बोलते हैं भाई मेरे को तो पसंद नहीं आया, इसने क्या मेरे को वो दिया, जजमेंट दिया, मैं तो भैया बड़े वाले के पास जाऊंगा, तो इससे बड़ा कौन हो गया, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो जाएगा चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के पास और फर्दर अपील करेगा। अब फर्दर अपील कब तक कर सकता है, देखो जोनल एडमिनिस्ट्रेटर ने 30 दिन के अंदर अपना फैसला सुना दिया। फैसला सुनाने के 30 दिन के अंदर अंदर उसको एप्लीकेशन देनी होगी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को कि सर आप एक बार और नजर घुमाइए इस केस पे, और हमें लगता है कि जजमेंट में थोड़ा सा परेशानी है या जजमेंट अच्छी नहीं आई है। उसके लिए आपको कोर्ट फीस लगेगी 50 रुपये का स्टैम्प पेपर, उसमें ऊपर में कितना लगा था 10 रुपये, इसमें लग जाएगी 50 रुपये। लेकिन याद रखिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का जो जजमेंट है वो बदल भी सकता है, वो भी हो सकता है, मतलब वैसा का वैसा भी हो सकता है, लेकिन वो फाइनल होगा। आप जैसे बोलते हैं ना कि आप ना किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका जो इकलौती जो चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कि इसका जो हेड है, मतलब मान लो इसका जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो है चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। इसके आगे आप किसी सिविल कोर्ट में भी नहीं बोल सकते कि इस बंदे ने मेरे को इतना पैसा देना था या इसमें घपला हुआ। मतलब जो कागज बने हैं आपके, उसके अंदर जो लिखा है वही आपको मिलेगा, और उसका जो फाइनल फैसला करेगा वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। और मतलब और जो डिसीजन का जो फाइनल जो फिक्स डेट है वो डेट फिक्स नहीं है कि 1 महीने में कर देगा, 2 महीने में कर देगा, 3 महीने में कर देगा, लेकिन दोनों पार्टीज को बोलने का पूरा मौका मिलेगा। अब देखते हैं अब क्या हो गया कि अगर प्रोड्यूस जो है आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के जितना ही है, मतलब आपकी जो क्वालिटी बोली थी ना कि भाई मुझे बासमती चाहिए, तो बिल्कुल बासमती का सबसे अच्छी क्वालिटी उनको दी। लेकिन क्या हुआ, सेकंड पार्टी यानी देखो फर्स्ट पार्टी इज द प्रोड्यूसर और सेकंड पार्टी कौन सी हो गई, स्पॉन्सर वाले ने बोला भाई मेरे को तो जहाँ पे देना था ना उसने तो गड़बड़ कर दी मेरे को, और वो लेना नहीं चाहता, तो अब मैं तेरे से लेके अपने कहाँ रखूंगा। तो क्या है, ये दोनों के दोनों कहाँ, और बोल रहा है कि मैं तेरे से डिलीवरी नहीं ले सकता, अपने कुछ रीजन बता देगा और बोल देगा कि मैं तेरे से डिलीवरी नहीं ले सकता। तो पहले पार्ट को यानी प्रोड्यूसर को हक है कि वो क्या करेगा, जाकर अपनी जो फसल है उसने जो उगाई है उसको मंडी में जाके बेच देगा, किसी भी मार्केट यार्ड में जाके बेच देगा। और अगर मान लो वो जो स्पॉन्सर था ना उसको सारे के सारे प्राइस का 100 रुपया देना था, कितना देना था,
100 रुपये देना था, लेकिन उसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं खरीद सकता। और ये बंदा कहाँ चला गया, मंडी में चला गया हमारा किसान, और मंडी में क्या उस बेचारे का सामान बस 90 रुपये का बिका। तो ये जो 10 रुपये, ये जो 100 और 90 को घटा के जो 10 रुपये बचे ना, ये किसको पे करने पड़ेंगे, वो स्पॉन्सर को पे करने पड़ेंगे। और ये कैसे पे करेंगे, जो जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, आप किसके सामने जाओगे, 10 दिन के अंदर अंदर ये जो बिक गया ना सामान, इस सामान के बिकने के 10 दिन के अंदर अंदर जो प्रोड्यूसर है वो एप्लीकेशन लिख सकता है कमेटी को और बोल सकता है, और दोनों की दोनों पार्टी उनके सामने पेश होंगी, और जो स्पॉन्सर है उसको देना पड़ेगा पैसा उगाने वाले को वो 10 रुपया, कि भाई मेरे कारण उसको घाटा हुआ है तो मेरे को एग्रीड अमाउंट उसे पूरा देना पड़ेगा। और अगर प्रोड्यूसर 15 दिन के अंदर अंदर, देखिए अपना माल बिकने के 10 दिन के अंदर अंदर तो उन्हें राइट करना पड़ेगा कि कॉम्पनसेट करो मुझे, और वो जो फैसला सुनाने के 15 दिन के अंदर अंदर अगर उस स्पॉन्सर ने उसको पैसा नहीं दे पाया ना वो किसान को, तो 18% पर एनम का उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूरा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था ना, ये पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1961, द पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1961 के अंतर्गत आता है। जो कंपनी है और जो इंडिविजुअल हैं, ये मतलब कुछ भी हो सकते हैं स्पॉन्सर, और ये जो स्पॉन्सर होगा ये एक सोसाइटी के रूप में भी काम कर सकता है। और अगर वो सोसाइटी है तो उसको खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1954 के अंडर। और अगर वो कंपनी है, देखिए सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में बहुत बड़ा फर्क है, और अगर वो कंपनी है तो वो रजिस्टर जरूर होना चाहिए अंडर कंपनीज एक्ट 1956, 1956 कंपनी का एक्ट जो आया था उसके अंदर वो अगर कंपनी है स्पॉन्सर तो उसको रजिस्टर करवाओ, और अगर स्पॉन्सर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी के 1954 वाले एक्ट में। और अगर इंडिविजुअल है तो उसको मैंने बता दिया था, उसको रजिस्ट्रेशन कमेटी में जाके खुद को वहाँ पर्टिकुलर बोर्ड की जो सेक्रेटरी है उसके पास जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आई होप ये जो लास्ट वीडियो है ये आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है। अगर कोई भी डाउट है, आस्क मी एनी क्वेश्चन, अगर किसी भी चीज़ को लेके कोई भी प्रॉब्लम है कि तुम्हें आगे कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो प्लीज़ आप फ्री हो और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट से क्या होता है कि मतलब हमें ऐसा मिलता है कि हम ना और आपके लिए वीडियोस बना सकते हैं। हम और मेहनत हर कोई कर रहा है, आप मतलब यूट्यूब में वीडियोस डालने की, तो थोड़ी बहुत तो आप लिखने की भी मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स लिखने की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इट इज़ टोटली फ्री। लाल कलर का बटन बना होगा, उस पर जाके क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।